अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद। ब्रदरान इस्लाम, आज की इस नशिस्त में फिर से आपका खैर मकदम करता हूँ। आज इंशाअल्लाह ताला हम अपने इस सफ़र में, जिसमें हम अंग्रेज़ी ज़बान सीखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, पहला कदम उस दिशा में, उस समत में उठाने लगे हैं इंशाअल्लाह ताला, जिसे हम ग्रामर के नाम से जानते हैं। यानी इससे पहले की जो बहसें आई थी, वो तमाम की तमाम, जितने भी हमने सेशंस देखे, जितने भी हमने वीडियोस बनवाए, जितने भी दुरूस हुए इस सिलसिले में, वो तमाम के तमाम प्रोनाउंसिएशंस पर मुनहसिर थे। अब अगर आपको सारी प्रोनाउंसिएशन समझ में आ गई हो, उसके जो ज़रूरी उसूल हैं और उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो अगर आपको सब समझ में आ गई हो, तो मेरी बात का यकीन करें, आज का दर्स आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि आज जो हम सीखने वाले हैं वो वैसे है तो ग्रामर का एक हिस्सा, मगर मेरी बात का यकीन करें, कई लोग इस हिस्से को लेकर के आज भी परेशान हैं। चूंकि उनको वो साउंड जो हम सीख आए हैं उसकी समझ नहीं आती, उसका अंदाजा नहीं होता, तो उनके कदम जगह जगह फिसलते नजर आते हैं। मैं अगर साफ अल्फाज में कहूं तो मैं आपके सामने आज आर्टिकल्स पर बात करने वाला हूं। जी हां, आर्टिकल्स यानी द, ए और एन, इन पर मैं वैसे बात करने वाला हूं। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि जो मैंने कहा था कि कई लोग ऐसे हैं, अहले ज़बान की बात नहीं कर रहा, जिनकी अपनी अंग्रेजी दूसरी या तीसरी ज़बान होती है, मैं उनके बारे में कह रहा हूं कि उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको आज भी ये समझ में नहीं आता कि यहां ए का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए या एन का, यहां ये सही है या वो सही है, और हमेशा वो तजब्जुब का शिकार रहते हैं। कभी ऐसा लगता है कि उनको यार यहाँ पर एन ज्यादा मुनासिब लगता है, कभी लगता है उनको नहीं नहीं एन नहीं, उन्हीं से दोबारा पूछें उसी वर्ड को लेकर के, वो कहेंगे नहीं मेरे ख्याल से ए आना चाहिए यहाँ पर। तो ये तजब्जुब का शिकार हमेशा रहते हैं। आप अगर हमारे अपने पिछले वीडियोस देख आए हैं तो आपको इंशाअल्लाह ताला इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मोटी सी बात यह है कि जहां आर्टिकल्स हम सीखने वाले हैं, ये जो साउंड्स हम पिछले अपने चंद दुरूस में सीख आए हैं, वो मिफ्ताही रोल, की रोल प्ले करेंगे, कलीदी रोल प्ले करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इनका ये किरदार होगा। चलिए आर्टिकल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, उनकी खोज लगाने की दूसरे मानों में कोशिश करते हैं। आर्टिकल्स दरअसल एडजेक्टिव्स का एक हिस्सा है। बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है। आर्टिकल्स और एडजेक्टिव्स, हमने सोचा था कि ये दो अलग अलग चीजों के नाम है, नहीं। हकीकत ये है कि एडजेक्टिव्स अलग अलग तरह की होती हैं, जिनमें से एक किस्म उसकी है आर्टिकल्स। ठीक है ना, बस इतना याद रख लें आप। आपको आगे याद नहीं भी रखना हो तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मतलब हमारा पढ़ना पढ़ाना यहां नहीं है। मैं वैसे आपके सामने बैठ करके तदरीस कर रहा हूं, मगर आप में से कईयों का मकसद तो इस जबान को सीख करके अल्लाह अज़्ज़ा वजल के दीन को लोगों तक इफेक्टिवली, मुअस्सर तरीके से अंग्रेजी जबान में पहुंचाना है। तो उस नाहिए से अगर देखा जाए तो इन चीजों की कि इसको क्या कहते हैं, आया ये एडजेक्टिव है या ये वो है, एडवर्ब है, इन सब चीजों की वैसे जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मैं बता इसलिए दे रहा हूं कि हो सकता है हम में से किसी का बहुत कीन इंटरेस्ट हो, खासी दिलचस्पी हो इन चीजों को लेकर के। हो सकता है कोई IELTS जैसे एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हो,
या आगे BA MA वगैरह इंग्लिश में करना चाहते हो, इंग्लिश के प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो उनके लिए ये इंशाअल्लाह ताला संग मेल जैसा साबित हो सकता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल उन तमाम की भी और आप तमाम की भी मदद फरमाए और मेरी भी मदद फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए, मैं कह रहा था कि आर्टिकल्स दरअसल एडजेक्टिव्स हैं। अच्छा, अब आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। जैसे अंग्रेजी जबान के अलावा अरबी जबान में भी दो तरह के होते हैं। एक ऐसा लफ्ज होता है जो मारिफा कहलाता है, दूसरा ऐसा होता है जो नकिरा कहलाता है। अब अरबी में तो हमें बआसानी समझ में आता है, खास तौर से अगर हम मदरसे के बैकग्राउंड से हों तो हमें मारिफा किस चीज को कहते हैं, नकिरा किस चिड़िया का नाम है, बड़ी आसानी से समझ में आता है। ये बिल्कुल उसी तरह की वजह से मारिफा को अंग्रेजी में डेफिनेट कहते हैं और नकिरा को अंग्रेजी में इनडेफिनेट कहते हैं। यानी आर्टिकल्स की दो किस्में बनती हैं। सबसे पहली, अब आप ऊपर नीचे कर लें तरतीब, कोई तकलीफ नहीं, उसकी एक किस्म डेफिनेट आर्टिकल्स और एक उसकी दूसरी किस्म इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है। अब डेफिनेट आर्टिकल्स में लफ्ज एक ही है, THE, और ये लफ्ज अलबत्ता दो अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। उसका एक प्रोनाउंसिएशन हुआ द, इसका दूसरा प्रोनाउंसिएशन हुआ द और दी। आपने बसा औकात सुना होगा कि कोई साहब द कहते हैं, कोई साहब दी कहते हैं, तो इनका सही है कि उनका सही है या दोनों ही सही हैं। इसके भी ताल्लुक से मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊंगा, बहुत जल्द बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला इसके ताल्लुक से कि कब या फिर द सही है कि दी सही है। मैं इस ताल्लुक से थोड़ी सी देर बाद बात करूंगा। अब चलिए इसको एक तरफ रखते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स की तरफ हमें बाद में आना है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स का थोड़ा सा जो मुअम्मा है, जिसके ताल्लुक से मैंने कहा ना कि कदम कई दफा फिसलते लगते हैं, उस गुत्थी को सुलझाने की सबसे पहले कोशिश करते हैं बिइज़्निल्लाह। इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो अलग अलग तरह के होते हैं। एक, जैसे मैंने शुरू में कहा था, जिसमें लेटर ए लिखा जाता है, वो लफ्ज बनता है, वो आगे चल करके वो कहलाता है। वो जब लफ्ज बन जाता है तो उसको आप लेटर की तरह देखें तो वो अल्फाबेट का एक टुकड़ा है, वो एक लेटर है, वो उसको आप ए कहें। मगर आप जब उसको किसी भी जुमले के अंदर पाते हैं तो उसको ए कभी नहीं कहते, उसको हमेशा ही कहते हैं। ये रही उसकी फिर से प्रोनाउंसिएशन वाली बात। अब दूसरा वाला जो उसका है वो है एन। अच्छा, ये एन जो है दो अलग अलग तरीके से फिर से प्रोनाउंस होता है। जब इसको स्ट्रांगली प्रोनाउंस करना हो, यानी जब आपको इस पर स्ट्रेस देनी हो, दबाव डालना हो, तब आप इसको एन कहते हो, यानी खोलकर, यानी वो वाला साउंड ले आते हो जो हमने पहले सीखा था, जिसमें ए और ए का कॉम्बिनेशन होता है। मिसालें मैंने बैंक और उसी हिसाब से एंड, फैन की दी थी मैंने सारे, वो उस तरह का साउंड यहां पर आएगा जब आप इसको स्ट्रांगली प्रोनाउंस करते हो, एन बनेगा। जब आप इसको वीक प्रोनाउंस करते हो, इस पर ज्यादा जोर नहीं बल्कि आपको बस गुजर जाना है, तब आप उसको एन, उस वक्त ये शुआ की शक्ल में आता है, एन नहीं रहता बल्कि शुरू में जो साउंड आता है वो शुआ होता है। खैर, ये थी फिर से प्रोनाउंसिएशन वाली बात, प्रोनाउंसिएशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो हैं, एक है अ, दूसरा है एन। अब आप इसको फिर दो तरीके से प्रोनाउंस कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने ये मुअम्मा होगा कि अ कब इस्तेमाल होगा और एन कब इस्तेमाल होगा। एक छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट रूल बताऊं मैं आपको, देखने में छोटा सा रूल है, एक दो लाइन में मुकम्मल हो जाएगा वो रूल, मगर बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। इस रूल को अगर आप समझ लें तो फिर आपके कदम नहीं फिसलने इंशाअल्लाह ताला। याद है जो हमने अंग्रेजी के 26 हुरूफ के जो 5 वावल्स हैं, उन 5 वावल्स के 20 वावल साउंड्स हमने सीखे थे, याद हैं? जी हां, वो उन 20 वावल साउंड्स में से अगर शुरू में, यानी किसी भी लफ्ज को आप अगर ले लें कि भाई मुझे इसको सही से प्रोनाउंस करना है, तो अगर आप वो लफ्ज ले लें और उस लफ्ज के आगे आपको अब तजब्जुब हो कि मुझे अ यूज करना है कि एन, तब आप इस रूल को सामने रखें कि अगर आपके उन
24 वावल साउंड्स में से कोई भी साउंड सबसे पहले उस लफ्ज का साउंड जो होता है ना, पूरे लफ्ज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसमें जो सबसे पहला साउंड है वो अगर इन 24 साउंड्स में से कोई हो, इन 24 वावल साउंड्स में से कोई हो, तब तो आप एन का इस्तेमाल करेंगे, वगरना ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया ना? मैं फिर से बताऊं, हमने जो 24 साउंड्स पढ़े हैं, 5 वावल्स के जो हमने 24 साउंड्स पढ़े हैं, उन 24 साउंड्स में से अगर कोई भी साउंड सबसे पहला आपके कान से टकरा रहा हो, तो वर्ड आपने लिया है, मेरे सामने एक वर्ड है, मैं इसको प्रोनाउंस करना चाहता हूं, ये वर्ड शुरू किससे हो रहा है वो देखें आप। अगर ये उन 24 में से किसी एक से भी शुरू हो रहा है तो आप आंख मूंद करके उसके आगे एन लगा दें, और अगर ये उन बाकी के 20 कॉन्सोनेंट साउंड्स में से किसी एक से भी शुरू हो रहा है तो आप आंख मूंद करके अ लगा दें उसके आगे। चलिए कुछ मिसालें लेकर के उसको समझने की कोशिश करते हैं। एप्पल, एप्पल, आपके सामने सबसे पहला साउंड। लफ्ज को कभी ना देखें, लफ्ज को देखेंगे हो सकता है धोखा हो जाए, बस उसको सुनने की कोशिश करें, उसके प्रोनाउंसिएशन को समझने की कोशिश करें। उसमें भी जब आप पूरा लफ्ज सुन रहे हो तो सारे का सारा लफ्ज छोड़ दें, आप शुरू का यानी सबसे पहला साउंड क्या है वो पहचानने की कोशिश करें। जब मैं एप्पल कहता हूं तो आपको यकीन हो चुका होगा अब तक कि वो मैं अभी 5 मिनट पहले जिसकी बात कर रहा था ना, बैंक या फिर एंड, इस तरह के अल्फाज की, उसमें मैंने कहा था जो साउंड वावल साउंड आता है, जो कॉम्बिनेशन लगता है ए और ई का, लिखा वैसे ही जाता है ना, ए और ई, स्मॉल ए स्मॉल ई जैसे लिखा जाता है, ये वो वाला साउंड है एप्पल। यानी ये फिर क्या हो गया, मोनोफॉन्ग्स में से हो गया। अब जाए बहस तेल लेने, मोनोफॉन्ग्स हो डिफथॉन्ग्स हो उसकी हमें जरूरत या परवाह नहीं है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आया वो वावल साउंड्स में से है या नहीं। अगर है तो हम सीधे सीधे इसके आगे एन लगाते हैं। और आपने अभी कहा कि एप्पल में जो साउंड आता है सबसे पहले पहले वो है ए, यानी वो वावल साउंड है, लिहाजा उसके आगे हम ए यानी एप्पल होने की वजह से एन लगाएंगे उसके आगे। उसी हिसाब से आपके सामने एक और वर्ड ऑप्शन, ऑप्शन, कौन सा साउंड आपको सबसे पहले सुनाई देता है, वावल कि नॉन वावल या कॉन्सोनेंट जिसे कहते हैं वो, ऑप्शन। ऑ साउंड सुनाई दे रहा ना, हमने ऑस्कर जैसे अल्फाज की या फिर बॉक्स जैसे अल्फाज की मिसालें देखी हैं, या हो सकता है कुछ और मिसालें इस तरह की ली हो हमने। वो जो हमने देखा है साउंड वहां पर, वो फिर से मोनोफॉन्ग्स में से है, वो भी शॉर्ट मोनोफॉन्ग्स में से है। तो ये ऑप्शन जब आप कहते हैं तो फिर से आपके कानों से वो 24 जो हमने वावल सीखे थे उनमें से एक की आवाज टकराई है, लिहाजा आप फिर से इसके आगे एन लगाएंगे। इसी तरीके से एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, फिर से ए का साउंड आ गया, लिहाजा आप फिर से एन लगाएंगे। उसी हिसाब से अगर आप ऑस्ट्रेलियन, 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 oh yes I have met an Australian a couple of days ago, मेरी एक ऑस्ट्रेलियन से 2 दिन पहले मुलाकात हुई है, इसका तर्जमा था वो। तो जब हम इसको देखते हैं ऑस्ट्रेलियन तो क्या कहते हैं, I met an Australian, and क्यों एन कहते हैं, क्योंकि इससे पहले यानी सबसे पहला जो साउंड हमें ऑस्ट्रेलियन में सुनाई देता है वो फिर से ओ है, यानी फिर से वो एक वावल साउंड दिखाई देता सुनाई देता है, लिहाजा हम हुरूफ की तरफ तवज्जो कम देंगे, साउंड की तरफ तवज्जो ज्यादा देंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। आइसक्रीम, आइसक्रीम, फिर से आई वाली बात आ गई, डिफथॉन्ग्स में से है वो आई का साउंड, लिहाजा हम फिर इसके आगे एन ले आएंगे। उसी हिसाब से हाउस, हाउस, ह का साउंड सबसे पहले आ रहा है, यानी साफ साफ पता चलता है कि ये कॉन्सोनेंट्स में से है, वावल साउंड्स में से नहीं है, ये हमें पता चल गया अभी। ये आउस नहीं है, ये हाउस, हालांकि बहुत कम सुनाई देता है मगर है तो एच का साउंड सॉफ्टली सुनाई देता है, लिहाजा हम इसके आगे अ लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे।
ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और मिसालें लेने की कोशिश करते हैं। इन मिसालों को थोड़ा सा ध्यान दे करके सुनिएगा, क्योंकि बसा औकात होता यही है, प्रॉब्लम जो होता है वो यही होता है। जब आप इस तरह की मिसालों को देखते हो तो हाँ, प्रॉब्लम जो होता है, बसा औकात प्रॉब्लम जो होता है वो यही होता है। यानी जब आप इस तरह की मिसालों को देखते हो तभी वो कंफ्यूजन सा होने लगता है कि यहां एन आएगा कि अ आएगा। ये देखें, आपके सामने एक लफ्ज अभी आया है एक्सरे। एक्सरे, अब आम तौर पर जो बंदा इस तरह के साउंड से पूरी तरीके से वाकिफियत ना रखता हो वो समझेगा कि यार होल्ड ऑन, मुझे सिखलाया गया है, वो सोचेगा, हाँ वो सोचेगा कि मुझे सिखलाया गया है अपने बचपन में अपने स्कूल में कि वावल्स 5 हैं, ए ई आई ओ यू, और यहां पर जो सबसे पहला लेटर आया है वो एक्स है, लिहाजा ये वावल नहीं हुआ, therefore मैं इसको अ लगाऊंगा। वो ऐसे सोचेगा जिसको इन साउंड्स की मुकम्मल वाकफियत न हो, उसके आगे अ लगाएगा और कहेगा अ एक्सरे। भाई साहब, इसका साउंड बताएं आप। हर्फ तो आपने पहचान लिया कि वो लिखा तो एक्स है, मगर क्या आप इसका साउंड बता सकते हैं? पूछें आप इनसे इस तरह, वो कहेंगे एक्स। तो आप उनसे कहें कि आपके कानों से सबसे पहली आवाज कौन सी टकराई? एक्स में क टकराया, जो आपने इसको कॉन्सोनेंट समझ लिया, या आपके कानों से सबसे पहले जो आवाज टकराई वो स की थी, एक्स की आवाज थी? नहीं, सबसे पहले जो शार्प साउंड आया था वो ए वाला था, लिहाजा ये वावल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है। देखने में तो वो एक्स होने की वजह से कॉन्सोनेंट लेटर लगता है, बिल्कुल लेटर कॉन्सोनेंट है वो, मगर उसका साउंड देखें आप, हमने सीखा है ना, तो इसका साउंड हमें साफ साफ बताता है कि इसके आगे एन आएगा, ए नहीं आएगा। चलिए इसी तरीके से उसके बाद वाली मिसाल को लेते हैं। लिखा तो क्या है वहां पर, MBA ग्रेजुएट। अगर आप इसको इस्तेमाल करें जुमले में कि मैं एक MBA ग्रेजुएट हूं, या मैंने एक MBA ग्रेजुएट से मुलाकात की, या मेरा बेटा एक MBA, या मेरा भाई एक MBA ग्रेजुएट है, जो भी। अगर आप इसको अंग्रेजी में कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? अगर आप इसको अंग्रेजी में कहते हैं तो आप कैसे कहेंगे? इसको एन लगाएंगे कि ए लगाएंगे? बताएं आप। सबसे पहली आवाज जो आपके कानों में पड़ती है उस पर ध्यान दें, लेटर की तरफ ना देखें। कई दफा लेटर को देखकर ही सामने वाला धोखा खा जाता है, तो लेटर की तरफ ना देखें, लेटर का साउंड देखें। पहला लेटर है तो वो कॉन्सोनेंट, मगर उसका साउंड एम। एम यानी जब आप एम बोल रहे हो तो आपके कानों से सबसे पहली आवाज जो टकरा रही है वो फिर से ए की है, जैसे एक्सरे के केस में हुआ था। एक्सरे में एक्स था, यहां एम है, यानी फिर से आपने जो सबसे पहली आवाज सुनी वो एक वावल की आवाज थी, लिहाजा आप फिर से यहां पर एन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। चलिए अगला वर्ड देखें आप, HONOUR। कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप इसको? इसकी प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करेगा कि आप इसके आगे एन लगाएंगे या अ लगाएंगे। ठीक है, सोचें आप, HONOUR। इसका H जो है ना वो प्रोनाउंस नहीं किया जाता। जी हाँ, ये किसी भी सूरत होना नहीं है, ये होना बिल्कुल नहीं है। इससे जो भी और इससे जुड़े जो भी मुश्तक्कात हैं ये सब के सब वही हैं, इसी फैमिली के हैं। इनमें से किसी में भी सबसे पहले जो एच लिखा गया है वो प्रोनाउंस नहीं किया जाता, लिहाजा इसको आप ऑन पढ़ेंगे। आर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसके ताल्लुक से किसी और दिन बात करेंगे। मैं जो सबसे पहला साउंड है उसकी तरफ मेरा इशारा है, ऑन। सबसे पहला साउंड वावल, बिल्कुल सही, वावल साउंड सबसे पहला सुनाई दिया आपको, तो आप क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। इसके बाद वाला HEIR।
HAIR is hair. HAIR is hair. या आपके जो बाल हैं वो हेयर कहलाते हैं, ठीक है ना। ये जो है HEIR है, ये बाल नहीं है, ये वारिस है। इसका माना वारिस का बनता है। लिहाजा इसका जब प्रोनाउंसिएशन देखें आप तो फिर से आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो सबसे पहला लेटर है वो बस ऐसे ही आपको चकमा देने के लिए बैठा है, इसको भी प्रोनाउंस नहीं किया जाता। लिहाजा जब इसको आप प्रोनाउंस करने लगेंगे, एन लिखें इसके सामने, एन एयर, मिलाकर पढ़ें इसको, एन एयर, एन एयर। या एन अगर आप खोलकर अलग भी पढ़ना चाहते हैं तो भी आप एच नहीं पढ़ेंगे, एन एयर, एन एयर, ठीक है। अगला वाला देखें, EUROPEAN, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप? फिर उस पर आप उस हिसाब से एन लगाना है कि अ लगाना है सोचेंगे आप। ये फिर से धोखा देने के लिए बैठा हुआ है। यूरोप हुआ, यूरोपियन हुआ, या यूरो जो करेंसी है वो हुई। जब आप इस तरह के अल्फाज को देखें जो इसकी फैमिली से हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखें कि ये जो ई यहां पर बैठा है वो आपको फंसाने के लिए, चकमा देने के लिए बैठा हुआ है। इसका ई भी नहीं प्रोनाउंस किया जाता, इसको आप यूरोपियन कहते हैं, यूरोपियन। वो हमने सीखा था ना पहले दिन, येलो, फिर उसके बाद हमने कहा था उसमें बिल्कुल खफीफ सी जा की सी आवाज आती है। फिर आगे जाकर के हमने डिस्कवर भी किया, पता भी लगाया हमने कि हाँ ये क्यों होता है, क्योंकि उसमें जब साउंड उसका बनता है तो जे जैसा कुछ सिंबल लिखा जाता है। यही वजह है कि हम इसको यूरोपियन कहते हैं। और आप मुझे बताएं, जो जे जैसा सिंबल लिखा जाता है क्या वो वावल्स में से है या कॉन्सोनेंट्स में से? कॉन्सोनेंट साउंड्स में से है ना, तभी हम इसके आगे अ लगाएंगे, अ यूरोपियन। एन यूरोपियन नहीं, अ यूरोपियन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत कॉमनली यूज्ड है ना, बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं हम इसको। हाँ मुझे फलां का एसएमएस मिला था, मैंने एसएमएस पढ़ा, उन्होंने एसएमएस नहीं भेजा, वो एसएमएस नहीं करते, फलां फलां बहुत बोलते हैं इस सिलसिले में। तो एसएमएस, एसएमएस जब आप इसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके कानों से कौन सी आवाज टकराती है? एसएमएस, ए की आवाज टकराती है ना। यानी आप क्या इस्तेमाल करेंगे इसके आगे? फिर से एन का इस्तेमाल करेंगे। देखने में तो ये एस है, फिर से वही वो वाला शख्स याद आ जाएगा आपको, यार बचपन में मैंने तो पढ़ा था कि ए ई आई ओ यू 5 ही वावल्स होते हैं, एस तो कॉन्सोनेंट है, लिहाजा मुझे इसके आगे अ लगाना चाहिए। वो अ लगाएगा और फिर परेशान हो जाएगा। और आप इंशाअल्लाह ताला परेशान होने वालों में से नहीं है ना। आपने ये सब सीखा है। अगर आपने ये आज हमारी क्लास, पहली क्लास अपनी समझी है और आप इसको यहां से शुरुआत आपने की है तो आप थोड़ा सा रुक जाएं। हमारे वीडियोस तो इंशाअल्लाह ताला इंटरनेट पर बने रहेंगे। थोड़ा सा टाइम निकाल करके पिछले 4-1 वीडियोस जो अपने हैं ना प्रोनाउंसिएशंस पर, उनको थोड़ा सा खंगाल आए, उन पर थोड़ा सा वक्त सर्व करें। ये प्रॉब्लम आपको इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में दोबारा कभी नहीं होगी। एसएमएस देखने में तो ये कॉन्सोनेंट लेटर है, बिल्कुल सही, मगर इसका जो सबसे पहला साउंड है वो ए है, लिहाजा हम इसके आगे एन लगाएंगे। आई हैव रिसीव्ड एन एसएमएस, ठीक है। अब थोड़ा सा और थोड़े और कठिन एग्जाम्पल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, इंशाअल्लाह ताला उस पर बात खत्म कर लेंगे। आपके सामने एक और लफ्ज है जो असल में एक अब्रीविएशन है, यानी इसको आप अगर खोल कर पढ़ेंगे UFO, UFO असल में एक अब्रीविएशन है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो आप इसको खोल कर पढ़ते हैं तो इसका एक प्रोनाउंसिएशन बनेगा। अगर आप इसको UFO कहते हैं तो इसका फिर एक और ही प्रोनाउंसिएशन, या फिर उसके सामने एक और ही क्या कहते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा। यानी जब आप इसको UFO कहते हैं तो जैसे आपने यूरोपियन में सबसे पहले य का साउंड सुना था, दैट वाज नॉट अ वावल साउंड, उसी हिसाब से
यूएफओ भी वावल साउंड सबसे पहले नहीं लाता। यू 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 जो बोलते हैं ना, तो उसमें वाई जैसे लगता है ना, वो जो साउंड जो आता है य का है, वो एक कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है वो। लिहाजा हम यूएफओ जब कहते हैं तो अ यूएफओ। हाँ, अगर आप इसको खोल कर पढ़ते हैं, एन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। देखा ना, एक ही लफ्ज दो अलग अलग तरीके से, यानी कभी उसकी एब्रीविएशन, उसका इख्तिसार पढ़ा जा रहा है, कभी उसको खोल कर पढ़ा जा रहा है, उसकी एक्सपेंशन पढ़ी जा रही है। जब एक्सपेंशन पढ़ी जाती है तो एन लगाएंगे, जब इसको आप बंद करके उसकी एब्रीविएशन पढ़ेंगे तो आप उसके आगे अ लगाएंगे। ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड YEAR, ईयर। ईयर, ये ईयर नहीं है, ईयर तो ये हो गया, EAR, वाई हटाना पड़ेगा आपको, ये है एन ईयर। He's lost an ear in the battle, उसने एक जंग में एक कान खो दिया, ठीक है ना। एन यहां पर ठीक है, एन ईयर, मगर ये जो लफ्ज है, फिर से इस लफ्ज के शुरू में आपके सामने जो साउंड आ रहा है वो है य वाला, य। ये और बात है, बहुत कम लोग इस तरीके से इसको बोलते हैं, ईयर कहते रहते हैं, ठीक है। तो ईयर, माई डॉटर इज अ ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना। उसी हिसाब से आप परेशान हो रहेंगे, ईयर्स ओल्ड क्यों कहा, ईयर ओल्ड क्यों नहीं कहा, उसके बारे में इंशाल्लाह तक हम कभी और बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल, एच प्रोनाउंस हो रहा है इस दफा, ऑनर के जैसे नहीं है ये बात। यहां का एच आता है प्रोनाउंसिएशन में, ये सबसे पहले आपके कानों से टकराता है, लिहाजा आप अ हिस्टोरिकल इवेंट, अ हिस्टोरिक मोमेंट कहेंगे आप, ठीक है ना। एन हिस्टोरिकल नहीं कहेंगे। कुछ कुछ किताबों में भी एन हिस्टोरिकल लिखा गया है, पता नहीं क्यों, ठीक है। हो सकता है ये बात हो कि एक जमाने में इसका एच का साउंड प्रोनाउंस नहीं किया जाता था, गालिबन लोग इसको उस जमाने में, एक जमाने में एनहिस्टोरिकल कहते थे, एनिस, एच साउंड गायब कर देते थे। अब ये एच साउंड प्रोमिनेंटली सुनाई देने लगता है, जहां भी आप जाएं, दुनिया के किसी भी खित्ते में आप जाएं, हिस्टोरिकल एच के साथ प्रोनाउंस होता है। देखो उस हिसाब से हम इसके आगे अ लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। आगे दो तीन और वर्ड्स हैं, फटाफट कर लेते हैं उसको। ISO सर्टिफिकेट, ISO सर्टिफिकेट। फिर से आई का साउंड आ गया है, लिहाजा आप इसके आगे एन लगाएंगे। उसी हिसाब से इवनिंग, इसके आगे भी आप एन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इवनिंग में जो सबसे पहला साउंड सुनाई दे रहा है वो भी एक वावल साउंड है, इसको आप ध्यान में रखते हुए चले। फिर उसके बाद आगे जो सबसे आखिरी में वर्ड आ रहा है वो है यॉट। इसमें साफ साफ वाई का साउंड, य का साउंड सुनाई दे रहा है, लिहाजा आप इसको बड़ी आसानी के साथ अ लगाते हुए पढ़ेंगे, यॉट, ठीक है। एक आखिरी चीज, बल्कि दो जरूरी बातें, एक तो द और वी को लेकर के। याद है मैंने आपसे कहा था कि कुछ देर बाद मैं बताऊंगा कि द और वी में सही क्या है, गलत क्या है, इस बारे में मैं बात करूंगा। मैंने कहा था, आपके सामने बात है कि दोनों प्रोनाउंसिएशंस सही हैं और दोनों की दोनों अपनी अपनी जगह अपना अपना इस्तेमाल रखती हैं। अब आप पूछेंगे ये दोनों सही हैं तो फिर इनका अपना अपना इस्तेमाल कैसे होता है? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, यानी जहां जहां आप एन लगाएंगे ना, जहां जहां आपको एन लगाना है, अ नहीं लगाना है, उस जगह पर आप उस वर्ड को डेफिनेट बनाना चाहते हैं, उस वर्ड को आपने मारिफा बना दिया है, नकिरा अब नहीं रखना चाहा, वर्ड वही है, अब तक आपने उसके आगे एन लगाया है, अब इसको आप किसी वजह से मारिफा बनाना चाहते हैं तो ये एन हटा करके लिखेंगे तो आप TH ही, मगर उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी वी। और जहां जहां आप अ लिखेंगे, यानी कॉन्सोनेंट साउंड्स के आगे आप अ लिखते हैं ना, तो जहां जहां आप अ लिखेंगे वहां वहां आप उन अल्फाज को अगर मारिफा बनाते हैं तो अ को हटा करके लिखेंगे तो TH ही, मगर उसको प्रोनाउंस आप द करेंगे। ये है टेढ़ी खीर, ये हर किसी के समझ में तो आ जाती है, हर किसी के जबान पर इतनी आसानी से नहीं चढ़ती, क्योंकि आप जब पहले द या दी बोल लो तब आप वो लफ्ज इस्तेमाल करोगे ना, खास तौर से बोलने में। लिखा हुआ अगर हो
तो ये जाहिर बात है कि आप थोड़ी सी चालाकी करो तो आप द या दी बोलने से पहले उस लफ्ज की प्रोनाउंसिएशन आपके एक सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड में आपके जहन में आ जाएगी कि भाई ये ऐसा है, उसको मुझे इस हिसाब से दी कहना पड़ेगा, द नहीं कहना पड़ेगा, या ये ऐसा है मुझे इसके आगे द कहना पड़ेगा, दी नहीं कहना पड़ेगा। आप बहुत तेज इसमें रेस लगा सकते हो और आप बिल्कुल सही कह सकते हो। बोलते हुए कहीं कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, मगर एक बात याद रखें, अगर आप मश्क करेंगे तो इस पर भी आप अबूर हासिल कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, जहां जहां एन लगता है उस वर्ड को आप अगर मारिफा बनाते हैं तो वो वी पढ़ा जाएगा। जहां जहां अ लगता है उस वर्ड को आप मारिफा बनाते हैं तो वो द पढ़ा जाएगा। अच्छा, एक थंब रूल, अंगूठा छाप जिसे कहते हैं ना, अंगूठा छाप रूल, यानी अगर आपको इसमें फिर से तजब्जुब है, किसमें, द या दी, दोनों में से कौन सा प्रोनाउंस करना है, इसमें तजब्जुब है। तजब्जुब में अ या एन का बात नहीं कह रहा हूं मैंने उसकी बात अब बिल्कुल खत्म कर दी है, ठीक है। अब मैं जो बात कह रहा हूं वो सिर्फ द और दी के ताल्लुक से है। जब भी आपको तजब्जुब हो, कि परेशानी हो कि भाई इसके आगे मैं दी पढ़ूंगा इसको या द पढ़ूंगा इसको, अगर आप इस तजब्जुब का, कंफ्यूजन का शिकार हो, तो ऐसे वक्त में सीधे सीधे द पढ़ें, क्योंकि दी का अपना रूल है। दी बहुत कम और बहुत खास तौर पर इस्तेमाल होता है, इसके अलावा भी एक इस्तेमाल है दी का। इंशाअल्लाह ताला हम दूसरी जब एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स दूसरी भी होती है ना, उस वक्त हम इंशाअल्लाह ताला दी का एक और इस्तेमाल समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह की जात से उम्मीद करें कि मुझे याद रहे, मैं यकीनन उस वक्त इंशाअल्लाह ताला आपको इस बारे में आगे और बतलाऊंगा। फिलहाल बस इतनी याद रखने वाली बात है कि थंब रूल ये है कि अगर आपको द और दी में कंफ्यूजन है तो आप दी को उठाकर बाहर फेंकें, हमेशा द का इस्तेमाल करें, ठीक है। एक आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात इसमें यह है कि अगर आपके सामने ये वर्ड्स हों, मुझे आगे एप्पल इस्तेमाल करना है या एप्पल के आगे एन इस्तेमाल करना है या अर इस्तेमाल करना है, इस तरीके का आपको अगर कहीं मसला खड़ा हो, तो आप ऐसी सूरत में हिंदी के जो शुरू के 12 हरूफ हैं, अ आ ई उ ए आई ओ औ अम आहा, ये जो हैं इनको जहन में लाने की कोशिश करें कि ये सब के सब शार्प साउंड्स हैं। अगर आपको ये हिंदी की समझ में नहीं आती बात, तो कम से कम इतना याद रखें कि जब जब हमजा आएगा, यानी अगर आप एप्पल को अरबी में लिखना चाहते हैं, तुफाह नहीं कह रहा हूं मैं, एप्पल लफ्ज एप्पल ही आप अरबी में लिखना चाहते हैं तो आप हमजे के साथ लिखेंगे। तो जब जब आप हमजा लाएंगे तब तब आप एन लगाएंगे, जब आप हमजा नहीं लाएंगे तब आप अ लगाएंगे। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें इस ज़बान पर बड़ी आसानी से अबूर अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा इस तरह यहाँ बैठना, सीखना, सिखलाना कबूल फरमाए और हमारे लिए ये सारी चीज़ बड़ी आसान करके सिखलाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।